डी ब्रोय हाइपोथेसिस इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 11th क्लास और 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट था और बीएससी सेकंड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 8 मार्क्स कवर कर सकता है ये क्वेश्चन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साइंस बोर्ड यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बात है 20th सेंचुरी से पहले की, जब लाइट पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उस टाइम पर लाइट को वेव कंसीडर किया जाता था, जिसके सॉलिड प्रूफ भी हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे जिससे ये प्रूव हो गया था कि जो लाइट है वह वेव नेचर की है। फॉर एग्जांपल जो यंग्स डब्ल्यू स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, ये सब शो करते थे कि लाइट एक वेव नेचर की है। बट सर 1900 के बाद जब क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, जो प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, उन दो एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर की है। उसके बारे में वीडियो जो बनाई गई है आप वो देख सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस रहा है। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों से प्रूव हो गया था कि लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर है। बट डी ब्रोगली जी आए, ये एक अपने टाइम पर जब पीएचडी कर रहे थे तब इनको कुछ थीसिस लिखनी होती हैं। उस टाइम पर इनको थीसिस लिखने के लिए दी गई, तब इन्होंने लाइट के ऊपर कुछ इमेजिनेशन किए और उस पर थीसिस लिखी और बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की तो है, बट उस पार्टिकल के साथ कुछ वेव एसोसिएट है। सिर्फ ये बताया और रीजन क्या दिया, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। तो आइए एक बार देखते हैं। लिखिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिए, बाद में मत कहिएगा कि मैंने नोट नहीं किया। एज वी नो that photoelectric effect, Compton effect, prove that light photons had particle nature. As you know that photoelectric effect, Compton effect prove that light has particle nature, but after 1923 जब 1923 में सर एच कॉम्पटन द्वारा कॉम्पटन इफेक्ट दिया गया, तब तो प्रूव हो गया था कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर है। बट उसके बाद डी ब्रोय सर आए। एक्चुअल में देखिए, डी ब्रोगली बोलते हैं, डी ब्रोय है। एक्चुअल में डी ब्रोय सर जो थे, उनके भाई जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे और उनका साइंस में बहुत अच्छा सा इंटरेस्ट था। और उनको देखकर पढ़ते पढ़ते डी ब्रोय सर ने भी उसमें रुचि लेनी शुरू कर दी, फिजिक्स में, साइंस में। और तब पीएचडी में उनको एक थीसिस लिखनी दी गई। तब उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। वो पार्टिकल तो है, बट उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है। देखिए एक बार, डी ब्रोय light has particle and particle and a wave associate with it and the reason, जो उन्होंने जो रीजन दिया वो रीजन था बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। बस ये बोल्ड रीजन दिया उन्होंने, बिल्कुल बोल्ड। नेचर लव सिमेट्री, नो एनी मैथमेटिकल प्रूफ, नो एनी एक्सपेरिमेंट, सिर्फ बोल दिया
कि पार्टिकल जो मैटर है, जो लाइट है या मैटर है, वो पार्टिकल नेचर का होता है जिसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, बस बोल दिया। और सिर्फ प्रूफ जो है वो दिया कि नेचर जो है वो सिमेट्री लव करती है। तब जब अपनी थीसिस सबमिट करवाने गए तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस साइंटिस्ट को बुलाया गया और कहा गया देखिए इस लड़के ने ये क्या कह रहा है, जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर है, लाइट को ये वेव बता रहा है, और आपने जो एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं वो सभी प्रूव करते हैं कि लाइट है कि जो लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर का है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गौर किया और कहा दम है, बाद में दम है, चलो इसे सबमिट करो। उसको सबमिट किया गया। बट उसके बाद सर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा आगे जब रिसर्च की गई और दूसरे साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च की गई तो बहुत आगे जाकर के ये बात प्रूव भी होगी कि हम सब मार्कर, डस्टबिन, डस्ट बोर्ड, डस्टर, सभी की सभी चीजें वेव्स हैं। बट कुछ इक्वेशन से हम शो करके देखते हैं कि ये बात कितनी प्रूव है, किस पार्टिकल के ऊपर प्रूव होती है, क्वांटम पार्टिकल के ऊपर ही इफेक्टिव है या सभी पार्टिकल्स के ऊपर, हमारे ऊपर भी अगर हम अप्लाई करके देखेंगे तो ये प्रूव है या नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखिए, मान लीजिए लेट ए पार्टिकल विद मास m, और जब उसका कुछ मास है एंड उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, और कुछ वेलोसिटी है देन उसका कुछ मोमेंटम होगा, मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू mv। बट डी ब्रॉय सर ने कहा कि वो एक वेव है, अगर वेव होगी तो उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो जो वेवलेंथ होगी जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इज डिनोटेड बाय h अपॉन p। h stands for Planck's constant and p is the momentum। इस इक्वेशन से हम प्रूव करेंगे कि जो लाइट एक पार्टिकल है जिसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो चलिए आगे देखिए, हमारे पास इक्वेशन आई है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह हम बोल सकते हैं एम, एक मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज पी इज एम वी, एंड इसको हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिखेंगे। अब लिखिए, पार्टिकल है, कुछ मोमेंटम है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसको लिखेंगे एक बार। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे m से, तो यहां से आएगा m और m हो जाएंगे m स्क्वेयर और v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m, एंड इसको लिख सकते हैं p स्क्वेयर अपॉन 2m। और इसके बाद यहाँ से जब हम मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं तो p इज इक्वल टू 2m जो है वो इसके साथ जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर जाके 2m k काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। ये हम 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देन पुट दिस इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह हम लिख सकते हैं 2m k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अब ये जो इक्वेशन आई है ये आई है लैम्डा इज रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिखाया हमने लैम्डा के साथ। एक एक्सपेरिमेंट, एक मिनट, मान लीजिए ये है गौरव, ये गौरव है, ये बोल रहा है मैं वेव बनेगा, मैं वेव बनूंगा। अगर ये वेव बनेगा, मान लीजिए इसका मास है, ठीक है, मास है इसका 80 किलोग्राम,
और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। ये वेव बनना चाहता है तो चलेगा तो वेलोसिटी भी होगी। और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी है। वो बोल रहा है वेव बनेगा। अगर वेव बनेगा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यहाँ से निकल सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, देखिए इज इक्वल टू एच अपॉन, यहाँ से हम इस फॉर्मूले के बजाय मोमेंटम रखेंगे। मोमेंटम जो होगा वो होगा एम वी। तो एम हमारे पास कितना है 80 इंटू ये कितना है 50 वेलोसिटी। एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी 6.627 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, सॉरी जूल सेकंड अपॉन 80 मल्टीप्लाई 50। देन आप देख सकते हैं यहाँ जो वेवलेंथ है वो वेरी 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 स्मॉल आएगी। यहाँ जो वेवलेंथ आएगी वो वेरी वेरी स्मॉल आएगी। तब जो गोलू जो वेव बना था, जो गोरो जो वेव बना था, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी, जो कि हम मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। देन यहां से तो प्रूव नहीं हो सका, बट ड्यूटी प्रोफेसर ने कहा था कि पार्टिकल एक वेव है। तो यहाँ पर बात आती है पार्टिकल में क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। बात की गई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर। बिकॉज क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर ये अप्लाई करना इजी है, बिकॉज उनकी जो वेव है उसको मेजर किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मास उनका भले ही कम हो, बट वेलोसिटी हमारी यदि उनकी रिलेटिव कंपेरिजन करें अगर लाइट के साथ और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लेंगे, देन हम मेजरमेंट कर सकते हैं वेवलेंथ को। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का मास जो है एज यू नो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, ये होगा। बट यहाँ पर हम इसके अंदर वेलोसिटी अप्लाई ना करते हुए इसका एक और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वो देखिए, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जो कि प्लेट यहाँ से जहां वोल्टेज है V है 0, और वो चार्ज पार्टिकल Q वो यहाँ से यहाँ जाता है, वो जाते हैं V वोल्टेज का। यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ वर्क डन भी किया गया। देन वर्क डन जो होगा, वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? जो Q चार्ज है ये V वोल्टेज पोटेंशियल से आगे बढ़ेगा, ये होगा वर्क डन। एंड वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन is equal to QB. Q is the charge of an electron, which is charge of an electron कितना होता है? चार्ज बताइए इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बताइए? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास ये होगा। देन इसे अप्लाई करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, लैम्बडा इज इक्वल टू H अपॉन 2mk, एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे एंड वेवलेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू H की वैल्यू होगी 6.627 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 एंड नीचे होगा 2m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी इज दैट QV एंड Q कहाँ है? ये रहा चार्ज होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाई V अंडर द रूट। एंड यहाँ से इसको सोल्व आउट करने के बाद जो अप्रोक्स वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू अप्रोक्स होगी, जो अप्रोक्स वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 150 अंडर द रूट V। एंड इसको अगेन हम कुछ सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे अप्रोक्स वो आएगी 12.27 अंडर द रूट V एंगस्ट्रॉम में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। दिस वेवलेंथ
is measured because this wavelength is that is applied on क्वांटम पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई करें इस फॉर्मूले को, और हमने पाया कि इसकी जो ये मेजरेबल है, इसकी जो वेवलेंथ आई है ये मेजरेबल है। देन यहाँ से शो हो गया कि पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। इसके बाद आज तो ये तो पार्टिकल इसके ऊपर होगा, बट और अभी अभी जो हमने गोल वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें हमने देखा था कि बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास ज्यादा होगा उसका जो वेवलेंथ है वो लगभग नेग्लिजिबल के समान होगा, बट बहुत 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 कम होगा जो वेवलेंथ होगा वो। इसलिए उसको मेजरेबल नहीं कह सकते, इसलिए मेजर भी नहीं किया जा सकता। बट क्वांटम पार्टिकल्स के ऊपर ये पॉसिबल होगा, बल्कि 1886 के आसपास तक तो नहीं माना जाता था। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हुए थे 1987 के टाइम तक, तो अभी एक आयोडीन है, उसके आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके भी वेवलेंथ मेजर की जा चुकी है, और अच्छे से प्रूव हो गया अब तो कि डी ब्रोई हाइपोथेसिस जो है वो एक्चुअल में सही है, और जिसकी वजह से उनको आगे चलकर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो इस तरह से हमारा डी ब्रोई हाइपोथेसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे भी हैं बहुत से, बट आप इसके आगे बहुत से इक्वेशंस डिराइव की जा सकती हैं, बट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय